हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक साइंस क्लास 8 और जिसमें हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है सम नेचुरल फिनोमेना। चैप्टर पढ़ने से पहले आप अपने पास कॉपी पेन रखा करिए ताकि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हों उन्हें आप नोट कर सकें और आपको रिवीजन में हेल्प हो सके। ठीक है, तो नेचुरल फिनोमेना क्या है, हम किसके बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में? हम पढ़ेंगे लाइटनिंग और अर्थक्वेक के बारे में, है ना, क्योंकि ये नेचुरल फिनोमेना है। ठीक है, और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि अगर लाइटनिंग होती है या फिर अर्थक्वेक आता है तो हमें कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए। ठीक है, और हम इससे होने वाले डिस्ट्रक्शन को कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं, मतलब उससे होने वाली हानि को कैसे कम से कम कर सकते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो लाइटनिंग से स्टार्ट करते हैं। लाइटनिंग क्या होती है? ठीक है, लाइटनिंग क्या है? यू माइट हैव सीन स्पार्क ऑन अ सर्किट पोल व्हेन वायर बिकम्स लोड। आप देखते हो जब लाइट के खंभे जो लगे होते हैं आपके घर के आसपास, आप देखोगे जब उनमें वायर लूज हो जाती है तो उनमें देखिए एक स्पार्क सा दिखता है। ठीक है, या फिर आप घर में कभी वायर लगाते हो, है ना, बिना आप ऐसे ही वायर अगर प्लग में होल्डर उसमें लगाते हो प्लग में, तो क्या होता है कभी कभी उसमें स्पार्क आता है ना। जब कभी क्या होता है सॉकेट लूज होती है ना, प्लग लूज होता है सॉकेट में, तब क्या होता है, तब भी स्पार्क आती है। तो लाइटनिंग भी इसी तरह का एक स्पार्क है, इलेक्ट्रिक स्पार्क है, लेकिन वो बड़े स्केल पे होता है। ठीक है, जैसे हमारे घर के अप्लायंसेस को जब हम यूज़ करते हैं तो स्पार्क आता है, या फिर बिजली खंभों में जो स्पार्क आता है, वैसा ही स्पार्क लाइटनिंग में भी होता है, लेकिन वो बहुत ही ह्यूज स्केल पे होता है, बहुत बड़े अमाउंट में होता है। ठीक है, और एंशियंट टाइम में क्या होता था, जो लोग होते थे एंशियंट टाइम में, वो इस फिनोमेना के कारण को नहीं समझते थे कि ये क्यों होता है, ये स्पार्क क्यों होता है। तो वे इस लाइटनिंग से डरा करते थे। क्यों डरते थे? उन्हें लगता था कि ये जो लाइटनिंग हो रही है वो गॉड का कोई प्रकोप है ना, भगवान का कोई प्रकोप है जिसकी वजह से लाइटनिंग हो रही है, और इस वजह से वो डरते थे कि भाई हमने कुछ बुरा करा होगा इसलिए गॉड अपना गुस्सा दिखा रहा है। ठीक है, अब करंट टाइम में क्या है कि हम जानते हैं कि लाइटनिंग क्यों होती है। ठीक है, क्यों होती है लाइटनिंग? ये क्लाउड्स के कारण होता है। ठीक है, अब लाइटनिंग इज कॉज्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस इन द क्लाउड। जब क्लाउड में चार्ज इकट्ठा हो जाते हैं उसकी वजह से लाइटनिंग होती है। ठीक है, और हमें लाइटनिंग से डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर क्या होता है, अगर लाइटनिंग हो रही हो, है ना, बारिश के टाइम में, तो हम कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हैं और अपने आप को इन डेडली स्पार्क से बचा सकते हैं, क्योंकि बड़े स्केल पे जब लाइटनिंग होगी, स्पार्क होगा, तो क्या होता है, देखते हैं कभी कभी बहुत लोगों की डेथ हो जाती है इस लाइटनिंग की चपेट में आके, है ना। तो हमें इससे प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है और हम इससे होने वाली हानि से या फिर नुकसान से बच सकते हैं। ठीक है, द स्पार्क दैट द ग्रीक्स न्यू अबाउट। ग्रीक्स के बारे में क्या कहा जा रहा है? The ancient Greek knew as early as 600 BC that when amber is a क्या है? एम्बर कोई प्रोडक्ट है, पदार्थ है। ठीक है, रेजिन है। अगर इसको हम फर से रगड़ते तो क्या होता है, उसमें स्पार्क होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, ये हल्के ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, जब आप कोई वुलन का वो लेते हो, व्हेन यू टेक अ वुलन और पॉलिस्टर क्लॉथ, जब आप ऊन के या फिर पॉलिस्टर से बने कपड़े लेते हो, ठीक है, योर हेयर स्टैंड्स ऑन एंड। जब आप ऐसे कपड़े पहनते हो तो आपके बाल क्या होते थे, जब आप ऐसे कपड़े पहने रहते हो और उनको निकालते हो तो क्या होता है, बाल आपके खड़े हो जाते हैं, है ना, एंड से। इसका क्या मतलब है?
जब आप अंधेरे में ऐसे कपड़ों को निकालते हो तो क्या होता है, यू इवन सी अ स्पार्क, आपको छोटे छोटे थोड़ा थोड़ा स्पार्क दिख जाएगा उसमें, ठीक है, और आपको साउंड भी दिखेगी स्पार्क के निकलने की, ठीक है। इन 1752 1752 में क्या हुआ था, बेंजामिन फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट थे, इन अमेरिकन साइंस एन अमेरिकन साइंटिस्ट, वो क्या करते, सोड द लाइटनिंग एंड द स्पार्क फ्रॉम योर क्लोथ्स एंड एसेंशियली द सेम फिनोमेना। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया ये जो कपड़ों में स्पार्क होता है हमारे, ये क्या है, वो भी एक फिनोमेना है इसी टाइप की। हाउएवर इट लुक 2000 ईयर फॉर द रियलाइजेशन टू अकर, तो इसे 2000 साल क्यों लग गए लोगों को पहचानने में। आइए उसके बारे में देखते हैं। We shall now study some properties of electric charges. इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और वो लाइटनिंग से कैसे रिलेट करते हैं, इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। कुछ एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करेंगे, उसके बेसिस पे समझेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्जेस का नेचर कैसा होता है, ठीक है। उसके पहले क्या करेंगे, हम एक गेम खेलेंगे। When you rub a plastic scale on your dry hair, the scale can attract very small pieces of paper. जब हम क्या करते हैं, स्केल को, प्लास्टिक के स्केल को अपने हेयर पे रब करते हैं तो ये क्या करता है, ये कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को अट्रैक्ट करता है। क्यों करता है उसके बारे में हम आगे जानेंगे। चार्जिंग बाय रबिंग, रब के द्वारा अगर हम रबिंग करते हैं तो चार्जिंग कैसे हो जा रहा है। टेक अ यूज्ड बॉल पेन रिफिल एंड रब इट vigorously with a piece of polythene। अगर हम यूज्ड रिफिल को लेंगे, बॉल पेन के रिफिल को, और उसको पॉलीथीन के ऊपर रब करेंगे और उसको क्या करेंगे, उसको पेपर के छोटे छोटे पीसेस के पास ले आएंगे तो क्या होगा, टेक केयर नॉट टू टच द रब्ड एंड, हम जिस एंड को रब कर रहे हैं उसे हमें टच नहीं करना है। तो हम पाएंगे क्या कि जो पेपर है, पेपर के पीसेस है, वो क्या हो रहे हैं, वो रिफिल पे चिपक जा रहे हैं, ठीक है। अब एक्टिविटी नंबर 12.2, पहले ये देखते क्या है। व्हेन अ प्लास्टिक रिफिल इज रब्ड विद पॉलीथीन, अगर हम प्लास्टिक रिफिल को पॉलीथीन से रगड़ते हैं तो ये क्या हो जाता है, इट एक्वायर्स स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज, ये इस पे क्या हो जाता है, थोड़े अमाउंट में इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है, ठीक है। और अगर हम प्लास्टिक की कॉम को रब करते हैं ड्राई हेयर से तब भी क्या होता है, तब भी इस पे स्मॉल छोटे चार्जेस आ जाते हैं, ठीक है। और क्या हो जाता है, दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड चार्ज ऑब्जेक्ट्स, इन ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं चार्ज ऑब्जेक्ट्स, है ना। और इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द रिफिल एंड द प्लास्टिक कॉम, पॉलीथीन एंड हेयर आल्सो गेट चार्ज, जो पॉलीथीन है जिस पे हम उस प्लास्टिक को रब कर रहे थे वो भी क्या हो जा रही है, वो भी चार्ज हो जा रही है, और जो हेयर है हमारा वो भी क्या हो जा रहा है, चार्ज हो जा रहा है, ठीक है। और अब इसी तरीके से हम कुछ अदर ऑब्जेक्ट्स को चार्ज करने का ट्राई करेंगे, देखते हैं चार्ज होता है कि नहीं। आप अपने घर पे ट्राई करना, रिफिल और पॉलीथीन को, रिफिल को रब करेंगे पॉलीथीन पे, वोलन क्लॉथ पे, तो आप ऑब्जर्व करिए कि क्या वो पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या वो चार्ज हुआ या फिर नहीं हुआ, ठीक है। अपने ऑब्जर्वेशन को ऐसे कॉलम्स में लिखिए, ठीक है। अब बलून्स के साथ करिए एक्सपेरिमेंट, पॉलीथीन के साथ रब करिए, वुलन क्लोथ्स के साथ और हेयर के साथ, फिर आप देखिए कि क्या वो अट्रैक्ट कर रहा है कि नहीं पेपर, अब पीस ऑफ पेपर्स को, ठीक है। और आप ऐसा इरेज़र और वूल के साथ कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप स्टील स्पून को ले सकते हैं और पॉलीथीन वुलन क्लोथ्स के साथ रब करके उसको चेक कर सकते हैं क्या वो इसके ऊपर चार्जेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। वो चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। अब अब ये चार्ज जो होते हैं उनके टाइप कैसे होते हैं और वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। वी विल सेलेक्ट सम ऑब्जेक्ट फ्रॉम टेबल नंबर 12.1 फॉर द नेक्स्ट एक्टिविटी। हम कुछ
ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करेंगे टेबल नंबर 1 से, ठीक है, और हम इस नेक्स्ट एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। अब देखिए हम बलून को यूज़ करके एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। हम बलून लेंगे 2, ठीक है, और उनको हैंग कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, हम ऐसा हैंग करेंगे कि वो एक दूसरे को टच ना करें। रब बोथ द बलून्स विथ वूलन क्लॉथ्स। फिर देखेंगे और उन्हें छोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। अब हम ऐसी फिर से एक्टिविटी को रिपीट करेंगे यूज रिफिल के साथ, ठीक है। रब 1 रिफिल विथ पॉलीथीन, प्लेस इट केयरफुली इन ग्लास टम्बलर। हम इस तरीके से प्लेस कर देंगे उसको ग्लास के जार में या फिर ऐसे कांच के ग्लास में, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम करेंगे दूसरे रिफिल को रब करेंगे पॉलीथीन के साथ और इसके पास ले आएंगे, ठीक है। हम केयरफुल रहेंगे कि ये एक दूसरे को जो चार्ज्ड एंड है वो हमारे हाथों से टच ना हो जाए, नहीं तो वो डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो क्या यहाँ पे कोई इफ़ेक्ट आ रहा है रिफिल और टम्बलर में, जो टम्बलर में रिफिल है उस पर, तो क्या वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर रिफिल कर रहे हैं। In this activity, we have brought close together the charged objects that were made of same material. हमने क्या करा, हमने सेम मटेरियल से यूज ऑब्जेक्ट को चार्ज करा और उनको एक दूसरे के आसपास रखा, ठीक है। तो हमने क्या देखा, वे एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ठीक। और अगर अगर हम डिफरेंट मटेरियल से बने हुए ऑब्जेक्ट्स को चार्ज करें और उनको एक दूसरे के आसपास रखें तो क्या होगा, जैसे हमने रिफ़िल को रब करा, ठीक है, हमने रिफ़िल को प्लेस करा ग्लास के जार में, फिर क्या करा हमने, फिर हमने बलून को उसके पास रखा, तो क्या हो गया, हम क्या देखते हैं कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मतलब अनलाइक जो चार्ज हैं वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और जो लाइक चार्ज है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। हमें क्या समरी मिलती है, हमें क्या रिजल्ट मिलता है कि हमने ऑब्जर्वेशन में देखा जो चार्ज बलून है, ठीक है, वो रिपेल कर रहा है एक चार्ज बलून को, ठीक है। अ चार्ज रिफिल रिपेल्ड अ चार्ज रिफिल, जैसे रिफिल दोनों सेम मटेरियल के हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं चार्ज होने पे। लेकिन जो चार्ज बलून है वो क्या कर रहा है, चार्ज रिफिल को अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि दोनों क्या है, डिफरेंट मटेरियल के बने हैं, दोनों पे डिफरेंट चार्जेज है, ठीक है। Does it indicate that the charge on a balloon is of a different kind from the charge on the refill? क्या ये ऐसा इंडिकेट करता है, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि दोनों जो चार्जेस हैं वो डिफरेंट टाइप के हैं। तो क्या इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि चार्जेस 2 टाइप के होते हैं। क्या इससे हम कह सकते हैं कि जो सेम टाइप के चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और जो डिफरेंट काइंड के चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। चार्ज ऑफ डिफरेंट काइंड अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। It is a convention to call the charge acquired by a glass rod when it is rubbed with silk as positive, ठीक है। It is a convention to call the charge acquired by glass rod which when it is rubbed with silk as positive. जब ग्लास रॉड को हम सिल्क से रब करते हैं तो वो क्या करता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज एक्वायर हो जाता है, ठीक है। और जो दूसरे टाइप का चार्ज होता है वो होता है निगेटिव चार्ज, ठीक है। It is observed that when a charged glass rod is brought near charged plastic straw rubbed with polythene, there is attraction between the two. जब क्या होता है, जब ग्लास रॉड को चार्ज करते हैं, ठीक है, और उसको प्लास्टिक स्ट्रॉ के
इस प्लास्टिक स्ट्रॉ के पास ले आते हैं, जिसे हमने क्या करा है, पॉलीथीन में रब करके चार्ज करा है, वो क्या करेंगे, एक दूसरे को, दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो आप क्या सोचते हैं, व्हाट डू यू थिंक वुड बी द काइंड ऑफ चार्ज ऑन द प्लास्टिक स्ट्रॉ? प्लास्टिक स्ट्रॉ पे कौन से टाइप का चार्ज होगा? यू गेस दैट प्लास्टिक स्ट्रॉ शुड वुड कैरी अ नेगेटिव चार्ज इज करेक्ट, है ना, क्योंकि एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा, तभी तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। द इलेक्ट्रिकल चार्जेस जनरली बाय रबिंग आर स्टैटिक। ठीक है, और वो क्या करते हैं, वो मूव नहीं करते, ठीक है, खुद से। और क्या होता है, जब चार्ज मूव करते हैं तो उनमें क्या होता है, वो कंस्टिट्यूट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। ठीक है, जब चार्ज का मूवमेंट होता है तो इसका मतलब है उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है। यू हैव बीन रीडिंग अबाउट इलेक्ट्रिक करंट, हमने पढ़ाई है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में क्लास 6 में, आप रिकॉल करना। ठीक है, आप जाके चैनल पे उसके वीडियोस देखना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना। ठीक है, द करंट इन अ सर्किट विच मेक्स अ बल्ब ग्लो, जब करंट में हम एक सर्किट बनाते हैं और बल्ब ग्लो होता है, तो उसका क्या मतलब है कि उसमें करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, और या फिर करंट जब किसी वस्तु को गर्म करती, किसी वायर को गर्म करती है, तो इसका मतलब इसमें करंट फ्लो हो रही है ना। तो ये सब क्या है, जो करंट का फ्लो होना है, करंट का प्रेजेंस है, ये क्या है, ये है मोशन ऑफ चार्जेस। जब चार्जेस मूव करते हैं तो इसी को हम बोलते हैं करंट। ठीक है, अब चार्ज का ट्रांसफ़र कैसे होता है, एक जगह से दूसरी जगह कैसे चार्ज आते हैं, मतलब हम इसको समझेंगे एक्टिविटी नंबर 12.4 के थ्रू। ठीक है, टेक एन एम्प्टी जार बॉटल, हम कोई एम्प्टी खाली जार का बॉटल लेंगे, जैम बॉटल लेंगे। ठीक है, और हम कार्डबोर्ड का पीस लेंगे, जो क्या हो, जो बॉटल के माउथ से बड़ा हो। ठीक है, अब हम इसमें एक छेद करेंगे कि वहाँ पे एक मेटल की पेपर क्लिप को हम लटका सकें, इंसर्ट कर सकें। ठीक है, और हम क्लिप को खोल लेंगे, कुछ फैला लेंगे, जैसे हमारे फिगर में शो किया गया है, कुछ इस तरीके से ना, हम उसको फैला के ऐसे कार्डबोर्ड से निकाल के लटका लेंगे। ठीक है, और हम उसमें क्या करेंगे, 2 फॉइल पेपर का टुकड़ा काट लेंगे। ठीक है, एल्युमिनियम फॉइल का टुकड़ा काट लेंगे अबाउट 4 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, उन टुकड़ों को इस पेपर क्लिप के ऊपर हैंग कर देंगे, जैसा कि हमारे फिगर में दिया हुआ है। ठीक है, और हम इस पेपर क्लिप को इंसर्ट करेंगे कार्डबोर्ड में। ठीक है, और हम क्या करेंगे, अब हम एक रिफिल को चार्ज करेंगे और इस जो हमने पिन लटकाई हुई है, इस पिन पे हम इसको टच कराएंगे, तो क्या होगा, तो यहाँ पे क्या कोई फॉइल पेपर पे कोई इस फाइल पेपर की जो फाइल की जो स्ट्रिप्स है, क्या उस पर कोई इफेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है, क्या वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं या फिर अट्रैक्ट कर रहे हैं? अब हम क्या करेंगे, अब हम नाउ टच अदर चार्ज बॉडीज विद द एंड ऑफ द पेपर क्लिप, और हम दूसरे बॉडीज़ को, चार्ज बॉडीज़ को उस पर टच कराएंगे, तो हम क्या करेंगे, क्या हम देखेंगे कि क्या वो दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कैन दिस ऑपरेटर्स बी यूज टू डिटेक्ट वेदर अ बॉडी इज चार्ज और नॉट? कैन यू एक्सप्लेन वाई द फॉर स्ट्रिप रिपेल ईच अदर? तो ऐसा क्यों हो रहा है कि जो एल्यूमिनियम की फॉइल स्ट्रिप है, ठीक है, वो कुछ चार्जेस रिसीव कर रही है। ठीक है, जो हमने चार्ज रिफिल उस पर टच कराई थी, उससे उसने कुछ कुछ चार्ज रिसीव करे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, और जब स्ट्रिप्स सिमिलर चार्जेस को कैरी कर रहे हैं तो दोनों एक दूसरे को
रिपेल करेंगे, ठीक है। एंड दे बिकम वाइड ओपन, देखो एक दूसरे से क्या हो गए, दूर हो गए उनके एंड्स, ठीक है। और इस तरीके की डिवाइस को हम यूज़ कर सकते हैं टेस्ट करने के लिए कि क्या है, जो ऑब्जेक्ट है उसमें चार्ज कैरी हो रहा है या फिर नहीं, वो चार्ज कैरी कर रहा है कि नहीं, ठीक है। दिस डिवाइस इज़ नोन एज इलेक्ट्रोस्कोप। इस डिवाइस को हम क्या कहते हैं, इस डिवाइस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। Thus we find that electric charge can be transferred from a charged object to another थ्रू अ मेटल कंडक्टर। जैसे हमने देखा रिफिल से चार्ज कहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है, वो ट्रांसफ़र हो रहा है पेपर क्लिप पे, है ना। इसी तरीके से चार्ज को ट्रांसफ़र करा जा सकता है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, ठीक है। जब हम पेपर क्लिप के एंड को टच करेंगे धीरे से विद हैंड एंड यू विल फाइंड अ चेंज इन द फॉयल स्ट्रिप। क्या होगा, जो दोनों वाइड हो रखी थी, एक दूसरे से दूर जा रखी थी, वो उनकी पोजीशन में क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। दे केम बैक टू देयर ओरिजिनल स्टेट, वो अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाएंगे जैसे वो पहले थी, ठीक है। और हम इस चार्जिंग की प्रोसेस को रिपीट करेंगे, ठीक है। और टच करेंगे पेपर क्लिप को और इसको बार बार रिपीट करके हम फाइंड करेंगे। हम देखेंगे कि क्या फॉयल की जो स्ट्रिप है जैसे ही हम उसको पेपर क्लिप को टच कर रहे हैं अपने हाथों से, वो क्या हो जा रही है, वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जा रही है, मतलब ओरिजिनल पोजीशन में आ जा रही है जैसे वो पहले थी, ठीक है। और ऐसा क्यों हो रहा है, द रीज़न इज़ दैट द फॉयल स्ट्रिप लूज चार्ज टू अर्थ थ्रू आवर बॉडी। जब हम उसको टच करते हैं तो उसमें जितने चार्जेज होते हैं वो हमारी बॉडी के थ्रू अर्थ में चले जाते हैं, ठीक है। इसे हम कहते हैं कि जो फॉइल है, फॉइल की स्ट्रिप है, वो क्या हो गई, वो डिस्चार्ज हो गई, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग अ चार्ज फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अर्थिंग बोलते हैं। जब आप अपने घरों में जब वायरिंग होती है या फिर जब इलेक्ट्रिशियन आते हैं वायरिंग करते हैं, तो आप उनसे पूछिए तो वो बताएंगे कि आपके घरों में अर्थिंग बनाई जाती है ताकि क्या हो, जब घर में इलेक्ट्रिक करंट का लीक हो जाए तो फिर क्या हो, वो अर्थिंग के थ्रू आपको हार्म ना पहुंचाए, ठीक है। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ अ थंडरस्टॉर्म, जब थंडरस्टॉर्म का डेवलपमेंट होता है, द एयर करंट मूव अपवर्ड वाइल द वाटर ड्रॉपलेट मूव डाउन। क्या होता है, जो एयर करंट होता है वो ऊपर की ओर मूव करता है ना। और जो वाटर ड्रॉप होती है वो क्या होती है, वो नीचे की ओर मूव करती हैं, ठीक है। और इस मूवमेंट के कारण, इन दोनों मूवमेंट के कारण चार्जेस अलग हो जाते हैं। These vigorous movements cause separation of charges by a process not yet completely understood. The positive charge collect near upper edge of the cloud. जो cloud होता है, ठीक है, उसके अपर एज पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। और उसके लोअर एज पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। फिर क्या होता है, जो अर्थ सरफेस होता है वहाँ पे क्या होते हैं, वहाँ पे होते हैं पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। फिर क्या होता है, when the magnitude of the accumulated charges become very large, जब इनके मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इनका अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो क्या होता है, जो एयर होती है वो तो नॉर्मली पुअर कंडक्टर होती है ना। तो वो क्या करती है, वो फिर रजिस्ट नहीं कर पाती
वैसे तो नॉर्मली तो पुअर कंडक्टर होती है, लेकिन जब इनका अमाउंट बढ़ जाता है चार्जेस का, या फिर इनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो बढ़ जाता है, तो क्या होता है, जो एयर होती है वो इनके मूवमेंट को रजिस्ट नहीं कर पाती, ठीक है, चार्जेस की फ्लो को। ठीक, तब क्या होता है, निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो मिलते हैं, ठीक है, प्रोड्यूसिंग स्ट्रिक ब्राइट लाइट एंड साउंड। वो क्या करते हैं, ब्राइट लाइट को प्रोड्यूस करते हैं और तेज साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। हम इस स्ट्रिक को कैसे देखते हैं, हम इस स्ट्रिक को लाइटनिंग के फॉर्म में देखते हैं, एज लाइटनिंग, ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। दिस द प्रोसेस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। देखो, ये जो बादल है, बादल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, फिर नेगेटिव चार्ज, जो ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ऐसे जनरेट हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और फिर क्या होती है, जो एयर का जो रेजिस्टेंस नेचर है ना, एयर का जो पुअर कंडक्शन का नेचर है, वो क्या हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है, वो इनके फ्लो को रजिस्ट नहीं कर पाती। फिर अगर इनका फ्लो होने लग जाता है तो क्या होता है, इन दोनों के मिलने से इलेक्ट्रिक स्पार्क जनरेट होता है और बहुत तेज़ की साउंड जनरेट होती है ना, क्योंकि इनका अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। The process of electric discharge can occur between two more clouds. जो इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्चार्ज का प्रोसेस है, ये दो या दो से अधिक क्लाउड्स के बीच में हो सकता है, या फिर क्लाउड या फिर अर्थ के बीच में भी हो सकता है, ठीक है। आज हमें क्या है, हमें इन लाइटनिंग से डरने की ज़रूरत नहीं है, जैसा हमारे एंसेस्टर डरा करते थे, क्योंकि उनको इसके बारे में जानकारी नहीं थी। उन्हें तो लगता था ये क्या है, ये भगवान का कोई प्रकोप है, कोई गुस्सा है जो वो उन पे निकाल रहा है। तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये बेसिक फिनोमेना है ना। साइंटिस्ट आर ट्राइंग हार्ड टू इम्प्रूव दिस अंडरस्टैंडिंग। जो साइंटिस्ट हैं क्या कर रहे हैं, अभी भी इसके अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लाइटनिंग जो होती है, लाइटनिंग स्ट्राइक कुड डिस्ट्रॉय लाइफ एंड प्रॉपर्टी। क्या होती है, जब लाइटनिंग होती है, देखो जहाँ पे लाइटनिंग हो जाती है, अगर किसी आदमी के ऊपर गिर गई तो उनकी डेथ हो जाती है, या फिर किसी प्रॉपर्टी पे गिर गई तो वो प्रॉपर्टी जल जाती है या फिर ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो ये ज़रूरी है कि हम क्या करें, हम कुछ नेसेसरी मेजर्स लें टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ, हमारी सुरक्षा के लिए, ठीक है। अब लाइटनिंग से सेफ्टी कैसे हो, हम कैसे खुद को सेव कर सकते हैं, कुछ प्रिकॉशंस हैं जिन्हें हम लाइटनिंग के टाइम पे, ड्यूरिंग लाइटनिंग हम ले सकते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडर स्टॉर्म नो ओपन प्लेस इज सेफ। कोई भी ओपन प्लेस है अगर लाइटनिंग हो रही है तो वो सेफ नहीं है, ठीक है। अगर जैसे ही हम थंडर को सुनते हैं तो हमें अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि और हमें क्या होना चाहिए, हमें एक सुरक्षित प्लेस की ओर जाना चाहिए, ठीक है। After hearing the last thunder, wait for some time before coming out of the safe place. हमें बाहर निकलने से पहले हमें श्योर हो जाना चाहिए कि अब कोई थंडर स्टॉर्म नहीं आता है। जैसे हमने कोई थंडर स्टॉर्म सुना और हमें उसके बाद कुछ टाइम तक वेट करना चाहिए। अगर दोबारा काफ़ी देर के बाद तक नहीं आता है थंडर स्टॉर्म या फिर कोई साउंड, तभी हमें बाहर आना चाहिए सेफ प्लेस से। तो हम सेफ प्लेस कैसे फाइंड करेंगे, कोई घर या फिर बिल्डिंग सेफ प्लेस है, ठीक है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो कार या बस में आप बैठ सकते हैं, लेकिन क्या हो, उसकी खिड़की और दरवाजे क्या हो, बंद होने चाहिए, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म, क्या नहीं करना चाहिए। अगर हम बाहर हैं घर के तो क्या होना चाहिए, जो ओपन व्हीकल है, मोटर बाइक्स हैं, ट्रैक्टर्स हैं, कंस्ट्रक्शन मशीनरीज हैं, ओपन कार्स हैं, ये सब क्या है, ये सेफ़ नहीं है, ठीक है। और जो ओपन फील्ड है, ऊंचे पेड़ हैं, शेल्टर्स जो पार्क्स में बने हैं, ठीक है, जो एलिवेटेड पार्क्स हैं, ये सब क्या है, ये हमें प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, लाइटनिंग के स्ट्रोक से, ठीक है।
अगर हम छाता लेके चलते हैं तो ये भी कोई अच्छा आइडिया नहीं है थंडरस्टॉर्म से के टाइम पे, ठीक है। अगर किसी जंगल में हम इफ़ इन अ फॉरेस्ट टेक शेल्टर अंडर शॉर्टर ट्रीज, हम सबसे छोटे पेड़ के नीचे शेल्टर लेंगे, ठीक है। इफ़ नो शेल्टर इज़ अवेलेबल, अगर कोई शेल्टर नहीं है, यू आर इन एन ओपन फील्ड, अगर आप ओपन फील्ड में हैं तो क्या होगा, आपको सभी पेड़ों से दूर रहना चाहिए, ठीक है। और हमें क्या हो, पोल से या फिर अदर चीज़ों से, मेटल की चीज़ों से दूर रहना चाहिए, ठीक। और हमें क्या हो, हमें ग्राउंड पे लेट नहीं जाना है, हम उसकी जगह पे क्या हो, हम इस पोजीशन में बैठेंगे, हम अपने पैर को फोल्ड करके ऐसे बैठेंगे, दोनों हाथ को फोल्ड करके अपना सिर उस हाथ के ऊपर रख के कुछ इस पोजीशन में बैठेंगे, ताकि क्या हो, ताकि हम उस थंडर से बच सकें, ठीक है। ये जो पोजीशन है ये क्या होगा, इससे क्या होगा, ये इससे हम क्या होंगे, थंडर के स्मॉलेस्ट टारगेट बनेंगे, ठीक है। आइए आगे आगे देखते हैं। अगर हम घर के अंदर हैं तो क्या करना चाहिए। जो लाइटनिंग होती है वो कहाँ स्ट्राइक कर सकती है, हमारे टेलीफोन की कॉर्ड्स पे, ठीक है, इलेक्ट्रिक वायर्स पे, मेटल पाइप्स पे, ठीक। और ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म क्या होना चाहिए, कॉन्टैक्ट विथ दीज शुड बी अवॉइड, इन सारी चीज़ों से, मतलब टेलीफोन कॉर्ड से, इलेक्ट्रिक वायर से, मेटल पाइप से हमें क्या होना चाहिए, हमें इनसे कांटेक्ट अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, हमें इनसे दूर रहना चाहिए। और हमें मोबाइल फ़ोन यूज़ करना चाहिए इंस्टेड ऑफ वायर। It's safer to use mobile phone and cardless phones. However, it is not wise to call up a person who is receiving your phone through a wired phone. हमें wired phone पे फ़ोन किसी को नहीं करना चाहिए, ठीक है। या फिर हमें ऐसे व्यक्ति का फ़ोन रिसीव नहीं करना ड्यूरिंग थंडर जिसने हमें क्या करा है, वायर्ड फ़ोन से कॉल करा है, ठीक है। इससे क्या हो सकता है, इससे थंडरिंग हो सकती है, ठीक है। हमें इस टाइम पे बाथिंग को अवॉइड, नहाने को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। और हमें रनिंग वाटर से कांटेक्ट को अवॉइड करना चाहिए, ठीक। इलेक्ट्रिक अप्लायंस जैसे कंप्यूटर्स, टीवी, ठीक है, इन्हें क्या कर देना चाहिए, हमें अनप्लग रखना चाहिए, ठीक, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल लाइट से कोई हार्म नहीं होती, जैसे बल्ब होते हैं उससे कोई हार्म नहीं पहुंचती, ठीक। लेकिन हमें जो इलेक्ट्रिक के अप्लायंस है, टीवी, कंप्यूटर्स, इनको अनप्लग करके रखना चाहिए, ठीक है। अब लाइटनिंग कंडक्टर्स क्या होते हैं, आइए देखते हैं लाइटनिंग कंडक्टर्स। Lightning conductors is a device used to protect the building from the effect of lightning. ऐसे डिवाइसेस जो क्या होते हैं, जो हमारी बिल्डिंग्स को लाइटनिंग से प्रोटेक्ट करते हैं। ये क्या होती है, ये एक मेटल की रॉड होती है जो हमारे बिल्डिंग से लंबी होती है, ठीक है। ये हमारे वॉल्स में इंस्टॉल की जाती है कंस्ट्रक्शन के टाइम में, ठीक है। जो एक एंड होती है रॉड की वो क्या होती है, हवा में खुली होती है, और दूसरा एंड क्या होता है, दूसरा एंड अंडरग्राउंड होता है, दूसरा एंड ग्राउंड में अ, धंसा हुआ होता है अंदर तक, ठीक है। ये जो रॉड होती है क्या करती है, ये प्रोवाइड करती है इजी रोड, ठीक है, ताकि अगर इस पे बिजली गिरे तो वो इजीली कहाँ चली जाए, वो अर्थ में चली जाए, ठीक है, जिससे वो बिल्डिंग को कोई हार्म नहीं पहुंचाएगी, ठीक। द मेटल कॉलम्स यूज्ड during construction, electrical wires and water pipes in the building also protect us to an extent. जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं और जो वाटर की पाइप्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो भी हमारी बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। लेकिन थंडर के टाइम पे हमें, थंडर स्टॉर्म के टाइम पे हमें इनको टच नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये देखिए, ये जो वायर है ये लगाई गई है, ठीक है, ये है लाइटनिंग कंडक्टर जो हमारी बिल्डिंग को क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। देखो इसकी हाइट क्या है, बिल्डिंग की हाइट से ज़्यादा है,
ठीक है, ऊपर तक ही और ये अंडरग्राउंड गहरे तक उसको दर्शाया गया है, ताकि क्या हो, जो इलेक्ट्रिक करंट आए इसमें थंडरिंग के कारण, वो इसमें क्या हो, वो अर्थ में चली जाए और हमारी बिल्डिंग क्या हो, प्रोटेक्ट हो जाए उससे, उससे कोई इफेक्ट ना हो हमें। ठीक है, ये था हमारा लाइटनिंग। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अर्थक्वेक, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, अर्थक्वेक के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।